नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। खबरों के महाबुलेटिन न्यूज डिकोड यानी खबर A to Z में आपका बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि जरूरी है खबरों के पीछे की खबर को समझना, खबर के पीछे की खबर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज डिकोड। तो सबसे पहली एक ऐसी खबर जो पूरे दिन भर छाई रही, यानी खबर सूरत से है, जहां सोमवार को राहुल गांधी को मानहानि केस में सूरत सेशन कोर्ट ने जमानत दे दी है। मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी, जिसमें राहुल को मौजूद रहने की जरूरत नहीं है। इसी पर आधारित हमारी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो रिपोर्ट आपको पहले दिखाते हैं। ये सूरत का सेशन कोर्ट है, जहां सोमवार को ही सुबह से गहमा गहमी का माहौल था। वजह ये थी कि सोमवार को सूरत सेशन कोर्ट में राहुल गांधी जमानत याचिका दाखिल करने के लिए पेश होने वाले थे और दोपहर करीब 2 बजे कोर्ट में पेश हुए, जहां उन्हें 15,000 के मुचलके पर जमानत मिल गई। राहुल गांधी ने कोर्ट में 2 अर्जियां लगाई थी। इनमें एक में जमानत मांगी गई थी, जबकि दूसरी अर्जी सजा को खत्म करने के लिए थी। अपील करने के लिए राहुल गांधी के साथ बहन प्रियंका गांधी भी सूरत पहुंची। राहुल के अलावा प्रियंका गांधी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी सूरत में थे। इस पर बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस सूरत में हुड़दंग करना चाहती है, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। सारे लोग आज सूरत जा रहे हैं राहुल गांधी के साथ, और वहां पर अपील करने के नाम पर हुड़दंग करने वाले हैं। रास्ता रोको, नौटंकी करो, इस प्रकार का एक माहौल गुजरात में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी का परिवार बनाने वाला है। ये हुड़दंग मचाने का काम तो पश्चिम बंगाल और बिहार में वो कर रहे हैं, और अभी तक के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री की तरफ से अपील नहीं आया है। कुल मिलाकर कोर्ट ने राहुल को जमानत दे दी है। ये जमानत तब तक रहेगी जब तक राहुल की अर्जी पर फैसला नहीं हो जाता। मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। तो खबर आपने देख ली। राहुल गांधी पूरे तामझाम के साथ गुजरात सेशन कोर्ट पहुंचे। तामझाम का मतलब आप समझ रहे हैं, 3 स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी उनके साथ थे। अर्जी दी और फिर जमानत भी मिल गई। तो यहां सवाल उठता है कि कोर्ट ने जब 2 साल की सजा सुनाई थी, जमानत लेनी ही थी, तो फिर प्रदर्शन, बयानबाजी क्यों? चलिए इसी बहाने देश की राजनीति की तासीर को समझते हैं और इसे डिकोड करते हैं। 100 की सीधी बात समझने वाली यह है कि चाहे वो शख्स कोई भी क्यों ना हो, अगर उसे सजा मिली है और उसके पास सजा से बचने का विकल्प है तो उसका इस्तेमाल करेगा, और यह उसका संवैधानिक राइट है। राहुल गांधी ने भी यही किया, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सवाल यह उठता है कि कांग्रेस ने कोर्ट की सजा के बहाने प्रदर्शन क्यों किया? इसका जवाब भी साफ है। जवाब है, आप लोग सुनिए ध्यान से। राहुल गांधी एक नेता हैं, वो और उनकी कांग्रेस पार्टी हर मौके को कैश करना चाहेगी, जैसा कि उन्होंने किया भी। यह भी उनका हक है। हालांकि यहां यह बात समझनी होगी कि पॉलिटिकल और लीगल इशू अलग अलग होते हैं। हमारी देश की अदालतें सबूतों और तथ्यों के आधार पर फैसला सुनाती हैं, राजनीतिक पूर्वाग्रह के आधार पर बिल्कुल भी नहीं। इसके पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सदस्यता भी ऐसे ही रद्द हुई थी। वो तो प्रधानमंत्री थे उस वक्त। उन पर चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप लगे थे। बहरहाल राहुल गांधी और कांग्रेस सजा के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और सजा को ढाल बनाकर पॉलिटिकल माइलेज भी ले रहे हैं। इसी को क्या कहते हैं? राजनीति। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यानी आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रभारी, जिनका नाम मुरलीधर राव है, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को पाकिस्तान और आतंकियों का हिमायती करार दे दिया। मुरलीधर राव के इस बयान पर दिग्विजय सिंह ने कड़ी आपत्ति जताई है और एक के बाद एक कुल 5 ट्वीट करके मामले को अदालत में ले जाने की बात कही। यानी अदालत में ले जाने की बात कही है, अब देखते हैं ले जाते हैं नहीं। इस पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पक्षों के नेताओं के बीच बयानबाजी हो रही है। दिग्विजय सिंह को जो बोलते हैं, जो ट्विटर राजा को जो बोलते हैं, ये ट्विटर राजा है। अभी ये पाकिस्तान का फ्रेंड हो गया।
अब ये उग्रवादियों का फ्रेंड हो गया और ये भाजपा को पाकिस्तान से ज्यादा दुश्मन मानता है। एमपी बीजेपी के प्रभारी मुरलीधर राव ने सीएम हाउस में शनिवार को यह बयान देकर सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा दिया। मुरलीधर राव ने दिग्विजय सिंह को पाकिस्तान और आतंकवादियों का दोस्त बताया और कांग्रेस पार्टी पर भी गंभीर आरोप लगाए। उनके बयान पर कांग्रेस नेताओं ने घोर आपत्ति जताई। दिग्विजय सिंह ने एक के बाद एक 5 ट्वीट कर बीजेपी को आड़े हाथों ले लिया और कहा कि आरोपों का जवाब मुरलीधर राव को अदालत में देना होगा। पूर्व सीएम कमलनाथ ने आरोपों को साबित करने की चुनौती दी तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा मुरलीधर राव के समर्थन में दिखे। 10 साल वो मुख्यमंत्री रहे, लगभग 10 साल प्रदेश के अध्यक्ष रहे, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और अब कहते हैं इनकी उग्रवादियों से संबंध है। साबित करें। ये देश आपके बारे में जानता है। देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होकर जो भारत माता के टुकड़े करते हैं उन्हें आप गले लगाते हैं, उन्हें राहुल गांधी जेएनयू के अंदर समर्थन देने जाते हैं, तो ये देशभक्त है। मानहानि के मामले में हाल ही में हाथ जला चुके कांग्रेस के लिए ये किसी मौके से कम नहीं। बहरहाल चुनावी मौसम में बीजेपी की ओर से चली पाकिस्तान की ये हवा जेठ की लू बनकर झुलसाएगी या फिर बसंती बयार की तरह राहत लेकर आएगी, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल सबकी नजर दिग्विजय सिंह के अगले कदम पर है। तो बड़ा सवाल तो यह भी है कि अगर दिग्विजय सिंह पाकिस्तान के मित्र हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, बयानबाजी क्यों हो रही है? तो बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव के खिलाफ दिग्विजय सिंह मानहानि का केस कर सकते हैं। बहरहाल यह तो भविष्य की बात है, करते हैं नहीं। सवाल यह है कि ऐसे बयान क्यों दिए जाते हैं, डिकोड करना जनता के लिए बहुत जरूरी है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते हैं। पॉलिटिकल स्कोर बनाने के लिए नेता ऐसे बयान देते हैं। जैसे क्रिकेट में स्कोर बनाया जाता है, वैसे यहां भी राजनीति में भी स्कोर बनाया जाता है, जिनका कभी कभी कोई आधार नहीं होता। अब किसी नेता को गद्दार कह देना कहीं से भी उचित नहीं है। अगर आपके पास किसी नेता के खिलाफ देश विरोधी गतिविधियों के एविडेंस हैं तो उनके खिलाफ कानूनी जंग लड़ें, लेकिन आम लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए किसी को गद्दार का सर्टिफिकेट बांटना, मैं आपसे पूछता हूं, क्या यह गलत है? यह सरासर गलत है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, ऐसे में हमारे नेताओं की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि दूसरे देश हमें फॉलो करते हैं। अफसोस की बात है कि सियासी बयानबाजी बेसिर पैर की हो रही है, फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर और फिर उस पर भी राजनीति पर। यह सच है, हो यही रहा है, हकीकत यही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तरफ कांग्रेस अडानी के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही है, आप उसे रोजाना देख रहे हैं, तो वहीं अब बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने का अभियान शुरू कर रही है। बीजेपी ने सोमवार को कांग्रेस फाइल्स के नाम से यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में हुए घोटालों को फिर से हाईलाइट करना शुरू कर दिया है। ये बीजेपी का कांग्रेस पर भ्रष्टाचार को लेकर लगातार दूसरे दिन बड़ा हमला है। सोमवार को बीजेपी ने घोटालों पर आधारित कांग्रेस फाइल्स का दूसरा एपिसोड सोमवार को जारी किया। इस एपिसोड में यस बैंक के तत्कालीन चेयरमैन राणा कपूर पर दबाव बनाकर 2 करोड़ रुपए की पेंटिंग खरीदने का मुद्दा उठाया। एक तरफ कांग्रेस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से ही पीएम मोदी पर हमलावर है। राहुल समेत पूरी कांग्रेस पीएम मोदी से अडानी के संबंध में सवाल पूछ रही है, तो वहीं कांग्रेस को काउंटर करने के लिए बीजेपी अब कांग्रेस फाइल्स का सहारा ले रही है। कांग्रेस फाइल्स के दूसरे एपिसोड में बीजेपी ने कहा कि आप लोग इस एपिसोड में ये देखकर हैरान हो जाएंगे कि भ्रष्टाचार एक्सपर्ट कांग्रेस पैसों की हेरफेर करने के अलग अलग तरीके सोचने में कितनी माहिर है। पहले रविवार कांग्रेस फाइल्स के पहले एपिसोड में 2G और कोयले घोटाले का मुद्दा उठाया गया था। इस खबर को डिकोड करने से पहले दर्शकों से मेरा एक सवाल है, क्या सवाल का जवाब सवाल होता है? ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, जितने भी दर्शक न्यूज डिकोड देख रहे हैं बताइए। चलिए डिकोड करते हैं, उसके बाद आप बता लीजिएगा। यानी एक तरफ कांग्रेस अडानी पीएम मोदी के मसले पर आक्रामक है, तो वहीं बीजेपी ने भी 1 दशक पुराने मामले को फिर से उठाना शुरू कर दिया है। दूसरे शब्दों में कहें तो गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। क्या कहते हैं ऐसी पॉलिटिक्स को? चलिए डिकोड कर लेते हैं इसे भी। मान लीजिए ए पार्टी ने बी पार्टी से सवाल पूछा, आप मानिए, तो बी पार्टी ए पार्टी के सवालों का जवाब ना देकर उससे ही सवाल पूछती है। सरल शब्दों में कहें
तो राजनीति में राजनीतिक दल खुद पर लग रहे आरोपों का जवाब देने के बजाय विपक्षी दल पर आरोप लगाना ज्यादा पसंद करते हैं। सभी दल मेरी कमीज ज्यादा सफेद है के सिद्धांत पर चलते हैं। वो कहते हैं कि भैया देख लीजिए, हमारी कमीज तो आपसे सफेद है। भारतीय राजनीति में भी यही देखने को मिलता है। प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी अडानी के मुद्दे पर खामोश है और अब कांग्रेस 2G समेत दूसरे घोटालों पर मौन है। तो चलिए एक अंतिम बात, क्या भ्रष्टाचार के आरोपों का असर होता है? तो जवाब है कि होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण वीपी सिंह, जिन्होंने राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव प्रचार के दौरान बोफोर्स कांड का मुद्दा उठाया था। वो सभाओं में एक पर्चा लहराते हुए कहते थे कि इस पर्चे में स्विस बैंक के अकाउंट नंबर हैं। हालांकि सच ये भी है कि राजीव गांधी को बोफोर्स कांड में क्लीन चिट मिल गई थी, सच ये है। लेकिन हुआ क्या था ये आप सभी जानते हैं। तो मैंने इसीलिए आपसे पहले ही डिकोड करने से पहले एक सवाल पूछा था कि क्या सवाल का जवाब सवाल होता है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के जवाब तैयार होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी आपको छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं, जहां के बीजेपी के सांसद और विधायक 5 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। आने वाले चुनाव के मद्देनजर इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वैसे वैसे चुनावी सरगर्मी भी तेज होती जा रही है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ही एक्टिव हो चुकी हैं। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसद और विधायक 5 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि वो प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ आने का निमंत्रण देंगे। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल 5 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री से दिल्ली में भेंट करेगा। विषय की तो एक तो हम छत्तीसगढ़ उन्हें आमंत्रित करेंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं की पीएम मोदी से होने वाली मुलाकात पर सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि चुनाव नजदीक है, लिहाजा भले ही बीजेपी के विधायक पीएम से मिलें, लेकिन बीजेपी विधायक राज्य के हित में चर्चा नहीं करेंगे। बीजेपी राज्य का हित चाहती ही नहीं है। इसके साथ ही कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी विधायकों को पीएम मोदी से छत्तीसगढ़ को विशेष राज्य घोषित करने की मांग करनी चाहिए। जब हमारा चावल नहीं ले रहे थे तब मैंने कहा था कि चलो, तब नहीं गए। अब क्या वो 20 क्विंटल धान खरीदने का जो फैसला छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है उसे कैसे रोकना, इसलिए जा रहे हैं क्या जो, या फिर अभी सर्वे करा रहे हैं गरीब लोगों का आवास, इसके लिए जो सर्वे शुरू किए हैं 1 अप्रैल से, उसके विरोध में जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के हितों के बारे में चर्चा करने तो नहीं जा रहे हैं। तो देखना होगा बीजेपी विधायकों सांसदों की पीएम से मुलाकात क्या रंग लाती है। तो कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के विधायकों और सांसदों को प्रधानमंत्री से छत्तीसगढ़ को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करनी चाहिए। तो सवाल उठता है कि विशेष राज्य का दर्जा होता क्या है, इसे डिकोड करते हैं। असल में किसी राज्य के भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक विषमताओं को देखते हुए उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। विशेष राज्य का दर्जा कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। केंद्र अपने विवेक से परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विशेष राज्य का दर्जा देता है। यह दर्जा उनको दिया जाता है जिन राज्यों में ज्यादातर दुर्गम पहाड़ी इलाके हैं या जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हों, क्योंकि ऐसे राज्य उद्योग और विकास के मामले में पिछड़ जाते हैं। इस बात को आप भी जानते हैं। केंद्र सरकार से 90% अनुदान मिलता है। इसका मतलब केंद्र से जो फंडिंग की जाती है उसमें 90% अनुदान के तौर पर मिलता है और ये बड़ी रकम है। बाकी 10% रकम बिना किसी ब्याज के मिलती है। जिन राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है उन्हें केवल 30% राशि अनुदान के रूप में मिलती है, जबकि 70% रकम उन पर केंद्र का कर्ज होता है, उसे चुकाना पड़ता है। एक्साइज, कस्टम, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में भी इन्हें राहत मिलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समय के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को खत लिखा है। खत में रमन सिंह ने पीडीएस के चावल में गड़बड़ी का मसला उठाते हुए जांच की मांग की है। अब सवाल यह उठ रहा है कि यह मामला छत्तीसगढ़ का है, तो पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को पत्र क्यों लिखा है और इसका आधार क्या है? अगर यह आपको जानना है तो हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए।
ये खत डॉक्टर रमन सिंह का है, जो उन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को लिखा है। इस खत में डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ के सरकारी राशन दुकानों में बांटे जा रहे चावल में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। साथ ही केंद्रीय मंत्री गोयल से मांग की है कि कांग्रेस राज में हुए चावल घोटाले की जांच की जाए। डॉक्टर रमन सिंह के खत पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, पहले रमन सिंह अपने कार्यकाल में हुए घोटालों की जांच करा ले, फिर हमारे सरकार को लेकर सवाल उठाएं। आज तक पता नहीं चला कि सीएम सर और मैडम कौन है। वो अपने शासन काल की जांच करा लें। और मैं तो हमारे खाद्य मंत्री को कहूँगा कि रमन सिंह को और पीयूष गोयल जी को एक पत्र लिख दे। हमने जो जांच कराई है उसका रिपोर्ट क्या आया है, विधानसभा में जो जवाब दिया कुछ शॉर्टेज है और उसकी जांच चल रही है और वो 1 महीने के भीतर में सब जांच कार्रवाई हो जाएगी। बहरहाल आपको याद होगा कि बजट सत्र में बीजेपी ने चावल घोटाले का मुद्दा जोर शोर से उठाया था, जिस पर खाद्य मंत्री ने भी माना कि कुछ राशन दुकानों में गड़बड़ी मिली है, जिस पर कार्रवाई भी की गई है। तब भी कांग्रेस ने नान घोटाले का मुद्दा उठाकर बीजेपी को काउंटर करने की कोशिश की थी। तो रमन सिंह ने एक बार फिर चावल गड़बड़ी का पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। आखिर रमन सिंह खत वाली सियासत क्यों कर रहे हैं, इसे डिकोड करना बहुत जरूरी है। चावल गड़बड़ी का मुद्दा सीधे सीधे गरीब वर्ग से जुड़ा है, ये बात तो आप जानते हैं। जो पीडीएस के लाभार्थी हैं, ये एक बड़ा वर्ग है। डॉक्टर रमन सिंह बताना चाहते हैं कि वो और उनकी पार्टी गरीब मजदूरों के हितों की संरक्षक है। रमन सिंह ने पीयूष गोयल को खत लिखकर चावल गड़बड़ी की जांच कराने की मांग की है। अब केंद्र मामले की जांच कराता है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन खत के बहाने रमन सिंह एक बार फिर से चावल के मुद्दे के बहाने चर्चा में आ गए हैं। वैसे भी रमन सिंह को एक वक्त में चाउर वाले बाबा कहा जाता होगा, ये आप लोग तो जानते ही होंगे। लगता है रमन सिंह आसानी से चावल गड़बड़ी का मुद्दा छोड़ने वाले नहीं है, पकड़ के रखने वाले हैं। सोमवार को दिल्ली में सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का स्थापना दिवस मनाया गया। सीबीआई के गठन के 60 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने डाक टिकट और एक स्मृति सिक्का भी जारी किया। लेकिन प्रधानमंत्री ने इस दौरान क्या कुछ कहा, वो बहुत मायने रखता है। सुनिए जरा। तस्वीरें दिल्ली की हैं, जहां एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम सीबीआई के स्थापना दिवस के 60 साल पूरा होने का था। कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया, जहां पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलांग, पुणे और नागपुर में सीबीआई के नवनिर्मित कार्यालय परिसर का उद्घाटन किया। पीएम ने सीबीआई की स्थापना के 60 साल पूरा होने पर डाक टिकट और एक स्मृति सिक्का भी जारी किया। इस दौरान सीबीआई का ट्विटर अकाउंट भी लॉन्च किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने सीबीआई की तारीफ करते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया। प्रीमियम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूप में 60 वर्ष का सफर आपने पूरा किया है। ये 6 दशक निश्चित रूप से अनेक उपलब्धियों के रहे हैं। साथ ही पीएम मोदी ने साल 2014 से पहले के दौर का जिक्र भी किया। इसके अलावा केंद्र की नीतियों की तारीफ भी की। बता दें कि सीबीआई का गठन 60 साल पहले 1963 में दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत किया गया था। तो सोमवार को देश की प्रीमियम जांच एजेंसी सीबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया। सीबीआई की उम्र पूरे 60 साल की हो गई है। तो क्या खास है सीबीआई में और एनआईए इससे अलग कैसे है, जबकि दोनों ही जांच एजेंसियां हैं? चलिए इसे आपके लिए डिकोड कर लेते हैं। सीबीआई का मतलब आप भी जानते हैं, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जबकि एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या राष्ट्रीय जांच एजेंसी होता है। सीबीआई और एनआईए दोनों ही भारत सरकार की जांच एजेंसियां हैं। जहां सीबीआई एक आपराधिक जांच एजेंसी है, एनआईए का गठन आतंकवाद से निपटने के मुख्य उद्देश्य के साथ किया गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है। ये एंटी करप्शन डिवीजन, इकोनॉमिक क्राइम्स डिवीजन और स्पेशल क्राइम्स डिवीजन है। इसके साथ ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी को भी 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है, जिनमें इन्वेस्टिगेशन डिवीजन, पॉलिसी रिसर्च एंड कोऑर्डिनेशन डिवीजन और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन शामिल है। सीबीआई को जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति चाहिए होती है, यानी राज्य सरकार कहेगी तो तभी करेगी, जबकि एनआईए को
इस बात की जरूरत नहीं होती है। एक अंतिम बात जो आपको नोट करनी चाहिए, जांच एजेंसियों पर अक्सर सरकार के दबाव में काम करने के आरोप लगते हैं, लेकिन सच ये है कि हमारी जांच एजेंसियों ने ऐसे ऐसे कठिन मामलों को सुलझाया है जिसकी दूर दूर तक मिसाल नहीं मिलती है। ये एक फैक्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में वेतन बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर 15 दिनों से विरोध कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का गुस्सा आज फूट पड़ा। इंदौर में जहां कलेक्ट्रेट तिराहे पर चक्का जाम कर उन्होंने नारेबाजी की, वहीं पन्ना में NH 39 पर चक्का जाम कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी आवाज को बुलंद करने का काम किया। MP में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर लामबंद हैं। सोमवार को इंदौर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट तिराहे पर चक्का जाम कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गवर्नमेंट सर्वेंट है या फिर कोई भी आम नागरिक है, अपना डिमांड्स को रखने के लिए स्वतंत्र है। कहना एटीट्यूड है ना गलत है कि हम आम नागरिकों को परेशान करते हुए ना कर रहे हैं, मतलब हम इसको ना डेफिनेटली देखेंगे। इसी तरह पन्ना में 200 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के निलंबन नोटिस से नाराज कार्यकर्ताओं ने NH 39 पर चक्का जाम कर दिया। बिना सूचना चक्का जाम करने को लेकर प्रशासन कार्रवाई की बात कह रहा है। कार्यकर्ताओं की आप नोटिस काट दिया आपने, और बस उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने ये कार्यक्रम हम लोगों का हुआ है, जिनके द्वारा जाम की गई है। हम निश्चित रूप से हमने इस पूरे जाम को अवैध घोषित कर दिया है और हम उसमें आगामी कार्रवाई कर रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाएं पिछले 15 दिन से वेतन बढ़ाने को लेकर मोर्चा खोले हुए हैं। हमारी न्यूज डिकोड टीम का साफ मानना है, ना इधर की ना उधर की, ना इसकी ना उसकी, बात आपकी, फिक्र आपकी। तो इसी पर हम काम करते हैं। तो फिलहाल न्यूज डिकोड के इस बुलेटिन में इतना ही। साथ ही करंट अफेयर से भरा एक ऐसा शो है जो आपको रखता है दूसरों से एक कदम आगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।